हेलो एंड वेलकम टू फार्म्स इंडिया। डी फार्मा फार्माकोलॉजी सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम सीखने जा रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का 6th पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे एड्रिनर्जिक ड्रग्स एंड देयर यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट। सेकेंड टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एंटी एड्रिनर्जिक सिस्टम, जिसको हम कहते हैं सिंपैथोलाइटिक्स। एड्रिनर्जिक ड्रग्स के यूजेस की बात करें तो दे आर फर्स्टली यूज एज ब्रोंको डायलेटर्स, यानी कि ये हमारे ब्रोंकियोल्स को क्या करेंगे, डायलेट कर देंगे। क्या करेंगे? डायलेट कर देंगे। हमारे ब्रोंकियोल्स पे कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं? B2 रिसेप्टर। हमने बताया था हार्ट एक होता है, उसलिए उस पर B1 रिसेप्टर, ब्रोंकियोल्स 2 होते हैं तो उसमें B2 रिसेप्टर। ठीक है, अब देखिए ब्रोंकियोल्स क्या करते हैं, ये ओपन करते हैं ब्रोंकियोल ट्यूब्स को और एयर पैसेज को। ये ब्रोंकियल ट्यूब्स या एयर पैसेज को ओपन करते हैं। हमारी ब्रोंकियल ट्यूब्स क्या होती हैं? ये हमारी ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनको ही हम ब्रोंकियल ट्यूब्स कहते हैं। जैसे ही इन पे ये ड्रग्स एक्ट करती हैं, कौन कौन सी? हमारी सॉल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, सॉल्मेट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल। ये ड्रग्स जैसे ही इन पे एक्ट करती हैं, यहाँ पे ये बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती हैं। एंड बीटा 2 रिसेप्टर क्या करता है? इनको और ज़्यादा क्या कर देता है? इनको और ज़्यादा डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से जो एयर का फ्लो होता है अंदर वो और ज़्यादा और ईजी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या हो जाता है? इन्हेंस और ईजी हो जाता है, जिसकी वजह से हमको ब्रोंको डायलेशन देखने को मिलती है। ठीक है, आई होप ये प्रोसेस आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं लैंग्वेज में। ब्रोंको डायलेटर्स ओपन अप द ब्रोंकियल ट्यूब्स, हमने देख लिया, और दी एयर पैसेज। दीज एड्रिनर्जिक ड्रग्स एक्ट ऑन बीटा रिसेप्टर। कहाँ पे काम करते हैं? बीटा रिसेप्टर डायरेक्टली। व्हेन दे बाइंड टू बीटा 2 रिसेप्टर दे कॉज एयरवेज लीडिंग टू द लंग्स ओपन अप। ये क्या करती हैं? इन लंग्स को क्या करती हैं? ओपन कर देती हैं। दिस इंप्रूव द ब्रीदिंग इन पेशेंट विद रेस्पिरेटरी डिजीजेस। ये उन पेशेंटों में रेस्पिरेशन को हेल्प करता है, कौन कौन से? जिनको ये डिजीजेज हैं। कौन सी डिजीज? सर एस्थमा हो गई, COPD हो गई, एम्फिसेमा हो गई एंड ब्रोंकाइटिस हो गई। ठीक है, आई होप यहाँ तक कहानी क्लियर होगी। सेकंड आते हैं वैसोप्रेशर्स। वैसोप्रेशर्स क्या होते हैं? वैसोप्रेशर्स कैन एक्ट ऑन α1, β1, β2 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। दे ऑल्सो एक्ट ऑन डोपामीन रिसेप्टर, यानी कि ये डोपामिनर्जिक रिसेप्टर पे भी काम करते हैं। दीज ड्रग स्टिमुलेट दी स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन इन द ब्लड वेसल। दिस कॉजेज योर ब्लड वेसल टू बिकम नैरो। अब देखो होता क्या है, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं। जैसे ही ये ड्रग्स इन पे काम करेगी, जैसे ही ये ड्रग्स इन पे काम करेगी तो ये कैसी हो जाएगी? ये इस तरीके से नैरो हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे ये क्या काम करेगा? वैजो कंस्ट्रिक्शन का काम करेगा, वैजो कंस्ट्रिक्शन का। तो ये ड्रग्स किस किस चीज़ों में हेल्पफुल होती हैं? हमारे BP को मैनेज करने में ये बहुत हेल्पफुल होती हैं। देखिए आगे यहाँ पे क्या लिखा है? दिस ड्रग स्टिमुलेट स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन इन ब्लड वेसल्स। दिस कॉजेज योर ब्लड वेसल्स टू बिकम नैरो। दिस इफेक्ट ऑल्सो कॉजेज योर ब्लड प्रेशर टू इंक्रीज। तो ये क्या करता है? हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करता है? इंक्रीज करता है। इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन हेल्प ट्रीट द शॉक। नैरोइंग ब्लड वेसल्स कैन हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग, यानी कि अगर कोई ब्लीडिंग का भी केस है तो जैसे ये क्या करेगा? नैरो होने से ये ब्लीडिंग को भी स्टॉप करता है। इट कैन ऑल्सो हेल्प इन कीप एनेस्थेटिक फ्रॉम द स्प्रेडिंग बाय क्लोजिंग ऑफ द नियर बाई ब्लड वेसल। ये हमारे एनेस्थेटिक को भी क्या करता है? रोकता है फैलने से, बाई क्लोजिंग ऑफ द नियर बाई ब्लड वेसल्स, हमारी ब्लड वेसल्स को क्लोज करने से। और इनमें ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं? इनमें होती है इफेड्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामीन, फेनिलेफ्रिन, सूडोएफिनेफ्रिन एंड ऑक्सीमेटाजोलिन। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनके एक से अधिक एक्शन है, बट उनको यहाँ पे हमने एक कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है, तो हम उनके प्रिंसिपल कैटेगरी को ही चूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आती है हमारी कार्डिक स्टिमुलेंट। कार्डिक स्टिमुलेंट में क्या होती है? कार्डिक स्टिमुलेंट में हमारे एग्जांपल आते हैं मोडाफिल, एम्फेटामिन एंड मेथएम्फेटामिन। ये क्या करती हैं? ये हमारी हार्ट पे काम करती है, जहाँ पे क्या होता है? β1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कार्डिक स्टिमुलेटर कैन बी यूज टू स्टिमुलेट एंड रीस्टोर दी हार्ट बीट। ये हमारे हार्ट की बीट को स्टिमुलेट करती हैं और उनको रीस्टोर भी करते हैं। दे आर यूज्ड इफ योर हार्ट स्टॉप्स बीटिंग सडनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रो कंकशन, सफोकेशन, ड्राउनिंग। दिस happens, epinephrine can be injected directly into the heart to make it start beating again। आपने बहुत बार देखा होगा, एक इंजेक्शन होती है जो डायरेक्टली हार्ट में दी जाती है, जब वो एकाएक बीट करना बंद कर जाता है। कि उस इंजेक्शन का नाम क्या है? उस इंजेक्शन का नाम है हमारे एपिनेफ्रिन। और ये दिया जाता है कब? जब हमारे हार्ट में कोई शॉक लग जाता है किसी वजह से, या फिर वो ड्राउन पानी में डूबने की वजह से या किसी शॉक की वजह से वो रुक जाता है।
ठीक है। इसमें और भी ड्रग्स हम यूज़ करते हैं जिसका नाम है मोडाफिल, एम्फेटामिन एंड मेथएम्फेटामिन। तो ये सारी क्या है, एड्रीनर्जिक ड्रग्स हैं। दीज आर ऑल एड्रीनर्जिक ड्रग्स विच आर यूज्ड एज कार्डियक स्टिमुलेंट। नेक्स्ट हम देखें तो नेजल डिकंजेस्टेंट। आपको कई बार सांस लेने में तकलीफ होती है, आपके सब कहते हैं कि सर हमारी एक साइड की नोज़ बंद हो गई है, एक दूसरे साइड की नोज़ बंद है, जिसकी हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हमको सोने में प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को ही हम क्या कहते हैं, नेजल डिकंजेस्टेंट कहते हैं। और इनमें हम कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं वो यहाँ पे है। दिस इज नेफाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, सूडोइफेड्रिन एंड फेनिलप्रोपेनोलामीन। ये चारों ही ड्रग हम नेजल डिकंजेस्टेंट में हम यूज़ करते हैं। ठीक, डिकंजेस्टेंट आर द टाइप ऑफ मेडिसिन दैट कैन प्रोवाइड शॉर्ट टर्म रिलीफ फॉर अ ब्लॉक्ड और स्टफी नोज। जैसे आपको बताया कि जब आपके नोज ब्लॉक हो जाते हैं तो उनके लिए ही हम नेजल डिकंजेस्टेंट यूज़ करते हैं। दे कैन हेल्प ईज द सिम्टम्स ऑफ कंडीशन सच एज कोल्ड, फ्लू, हे फीवर एंड अदर एलर्जिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल एलर्जिक राइनाइटिस, कैटर एंड साइनोसाइटिस में भी हम इनको यूज़ करते हैं। दे वर्क बाई रिड्यूसिंग द स्वेलिंग इन द ब्लड वेसल्स इन योर नोज विच हेल्प्स टू ओपन द एयरवेज। अब हमारी नोज में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो उनमें स्वेलिंग होती है, वो क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा नोज ब्लॉक हो जाता है। तो उसी स्वेलिंग को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारे जो नोज में जो एयरवेज हैं वो खुल जाते हैं और हम आसानी से सांस ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा यूटेरिन रिलैक्सेंट। यूटेरिन रिलैक्सेंट हमारे कहाँ यूज है, मेन प्रिंसिपल इनका यूज जान लीजिए आप कि यूटेरिन रिलैक्सेंट आर ऑल्सो नोन एज टोकोलाइटिक्स, वेयर टोको रेफर्स टू चाइल्ड बर्थ एंड लाइटिक मीन्स टर्मिनेट। दे आर यूज टू स्टॉप प्री मेच्योर लेबर। प्री मेच्योर लेबर को प्रिवेंट करने के लिए हम यूटेरिन रिलैक्सेंट देते हैं टू गिव टाइम फॉर फीटल लंग्स टू मेच्योर। कई बार क्या होता है, प्री मेच्योर डिलीवरीज हो जाती हैं, बच्चे 9 महीने से पहले ही डिलीवर कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को पेन होने लगते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं जिससे उनको क्या होता है, प्री मेच्योर डिलीवरी करनी पड़ जाती है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो चाइल्ड होता है उसकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि चाइल्ड्स के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो पूरी तरह से फुली डेवलप नहीं होते हैं, उनके लंग्स डेवलप नहीं होते, उनके हार्ट डेवलप नहीं, जिसकी वजह से जब भी वो सांस लेते हैं तो उनको उसमें प्रॉब्लम होती है। इस वजह से उनका जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से ना होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम यूटेरिन रिलैक्सेंट लेते हैं। रिटोड्रिन, आइसोक्सिस्प्रिन, साल्बुटामॉल, टर्बिटोलिन, ये हम यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट द प्रीमेच्योर लेबर। एज माइड्रेटिक्स, अब माइड्रेटिक्स हम देखिए कोलिनर्जिक जो हमारे थे, जो कोलिनर्जिक ड्रग्स थे उनको हम एज मायोटिक्स यूज़ करते थे और इनको हम एज माइड्रेटिक्स एजेंट्स देखते हैं। इनके एग्जाम्पल्स है एफेड्रिन, कोकेन, एट्रोपिन एंड फेनिलेफ्रिन। नेक्स्ट बात करें तो एनोरेक्टिक्स। एनोरेक्टिक्स का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। सर जब हमको भूख लगना बंद हो जाए, जब हमको एपेटाइट बंद हो जाए, हमको खाना देखने के बावजूद भी, बहुत टाइम से खाना ना खाने के बावजूद भी हमको भूख ना लगे, तो उस सिचुएशन में हम जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, जो एड्रीनर्जिक ड्रग्स यूज़ करते हैं, उनका नाम है सिब्यूट्रामीन, मेजिंडाजोल एंड फेंटरमीन। अब अगर एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स की बात करें तो ये 2 टाइप की होती है, हमने डिस्कस कर लिया था, अल्फा एंड बीटा। बीटा में 3 टाइप की होती हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। अल्फा में 2 टाइप की होती हैं, दिस इज अल्फा 1 एंड अल्फा 2। ठीक है, इन सभी की लोकेशन भी हमने डिस्कस कर ली थी। आई होप आपको अभी तक ये लोकेशंस याद होंगी। अगर हम आपसे पूछें कि चलो यहाँ पे आपको बताना है अल्फा 2 की लोकेशन और अल्फा 1 की लोकेशन क्या है, तो सर अल्फा 2 की लोकेशन तो आई होप सबको ही पता होगी। अल्फा 2 इज फाउंड इन प्री सिनेप्टिक पार्ट ऑफ नर्व। ठीक है, प्री सिनेप्टिक पार्ट ऑफ नर्व। ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर। ठीक है, और अल्फा 1 की बात करें तो हमने आईज डिस्कस किया था। ठीक है, अच्छा अब इनके साथ में ही हम इनके डिजीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। अब डिजीज़ की बात करें तो यहाँ पे डिजीज़ से पहले हमको ड्रग्स देखना पड़ेगा। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर में हमारे पास अल्फा और बीटा हैं, तो और अल्फा और बीटा के लिए हम अलग अलग ड्रग्स को यूज़ करते हैं, यानी कि अल्फा ब्लॉकर्स अलग होंगी और बीटा ब्लॉकर्स अलग होंगी। ठीक है, तो पहले हम अल्फा ब्लॉकर्स को हम देखते हैं। अल्फा ब्लॉकर्स में एक होती हैं नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स, एक होती हैं सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स और एक होती हैं सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स। ठीक है, तो नॉन सेलेक्टिव का मतलब होता है जिसमें ये अल्फा 1 और अल्फा 2 में से किसी एक को या किसी दोनों को एक टाइम पे ब्लॉक कर सकता है। सेलेक्टिव अल्फा 2 का मतलब सिर्फ और सिर्फ अल्फा 2 को ही ये ब्लॉक करेगा और सेलेक्टिव अल्फा 1 का मतलब सिर्फ और सिर्फ अल्फा 1 को ही ये ब्लॉक करेगा।
अब नॉन सेलेक्टिव में दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है जो कि वापस उस कंडीशन में फिर से अपने आप को डाल ले, यानी कि एक बार ब्लॉक हुआ और फिर से वो अनब्लॉक हो जाएगा और फिर से वो अपने नॉर्मल सिचुएशन में डेवलप हो जाएगा। लेकिन इरिवर्सिबल क्या होता है, जो कि उसको ब्लॉक करे और परमानेंटली वैसे ही रोक के रखे। ठीक है, तो रिवर्सिबल में आते हैं फेंटोलामीन एंड टोलाजोलिन एंड इरिवर्सिबल में आते हैं फेनॉक्सीबेंजामीन। ठीक है, इनको आपको ऐसे ही लर्न करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन पे स्टार मार्क भी कर देते हैं। सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर में सिर्फ एक एग्जांपल है योहिम्बिन एंड सेलेक्टिव अल्फा 1 में ये जोसिन आपको याद रखना है, जोसिन। दिस इज प्रेजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टर्मिलोसिन एंड एल्फोजोसिन। ठीक है, यूजेस ऑफ अल्फा ब्लॉकर यानी अल्फा ब्लॉकर्स के क्या क्या यूजेस हैं। पहला है फियोक्रोमोसाइटोमा, यानी कि मेटायरोसिन के यूज करने। मेटायरोसिन हम किस लिए यूज कर रहे थे, मेटायरोसिन को, यानी कि टायरोसिन से जब डोपा का कन्वर्जन हो रहा था तो उसके जो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को ब्लॉक करने के लिए जो हम ड्रग्स यूज कर रहे थे वो था मेटायरोसिन। सेकंड है तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में हम यूज करते हैं, सेकेंडरी शॉक में यूज करते हैं, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज में यूज करते हैं, कार्डियक हार्ट फेलियर में यूज करते हैं, माइग्रेन में यूज करते हैं, बिनाइन हाइपरट्रोफी ऑफ प्रोस्टेट में हम यूज करते हैं, क्या ड्रग यूज करते हैं, प्रेजोसिन। एंड एट्थ है मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन में भी हम यूज करते हैं फेंटोलामीन। नेक्स्ट हमारे पास बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, बीटा या फिर इनको कह सकते हैं बीटा ब्लॉकर्स। अब बीटा ब्लॉकर्स में भी वही कंडीशन आएगी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में ये आती हैं प्रोप्रेनोलॉल, टिमोलॉल, नेडोलॉल, पिंडोलॉल, सोटालॉल एंड लीवोब्यूनोलॉल। सेकंड जनरेशन की बात करें जो इनके बाद में आई, विच इज एटिनोलॉल, एसिब्यूटोलॉल, बिसोप्रोलॉल, एस्मोलॉल एंड मेटोप्रोलॉल। सर इनको फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन क्यों कहते हैं? देखिए, फर्स्ट जनरेशन में कुछ ऐसे सिम्टम्स थे जो कि हमको नहीं चाहिए थे, कुछ ऐसे हमको इफेक्ट्स देखने को मिल रहे थे जो कि हमको ज़रूरत नहीं थी, तो उनको यहाँ पे हमने नेग्लेक्ट किया है, जिसको हम अगली वीडियो में और ही डीप में डिस्कस करेंगे। सेकंड के बाद आती है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स के अंदर क्या थी, कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी थी, कुछ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज थी, जिसमें आती हैं लेबिटोलॉल एंड कार्वेडिलॉल एंड कार्टियोलॉल, बिटॉक्सो एंड कैलिप्रोसलॉल। ठीक है, अब इनमें क्या खास बात थी कि सर ये लेबिटोलॉल, कार्वेडिलॉल एंड कार्टियोलॉल ये एक कैटेगरी थी एंड बिटॉक्सिलॉल एंड सेरिप्रोलॉल एक कैटेगरी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां पे हम बीटा ब्लॉकर्स को बहुत ही ब्रीफ में और बहुत ही डीप में डिस्कस करेंगे। फार्माकोलॉजिकल एक्शन अगर देखें तो डिक्रीज द हार्ट रेट। बीटा ब्लॉकर्स क्या करती हैं, बीटा ब्लॉकर्स सबसे ज़्यादा कहाँ दी जाती हैं, हमारे हाइपरटेंसिव केसेस में दी जाती हैं, हमारे जैसे कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रोप्रेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल। ठीक है, अब ये किस में दी जाती है, हार्ट रेट को कंट्रोल करने में, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने में एंड कार्डियक आउटपुट को भी कंट्रोल करने में। सेकंड है डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, बीपी को डिक्रीज करती हैं। थर्ड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में भी क्या करती है, हेल्प करती है। देखिए बीटा ब्लॉकर्स यानी कि ये हमारे कहाँ होती हैं, बीटा 2 रिसेप्टर पे जब भी काम करेंगे तो हमारे जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है उनको प्रिवेंट करेंगी। डिक्रीज द इंट्राऑक्यूलर टेंशन बाय द डिक्रीजिंग द एक्वस ह्यूमर, हमारे आइज में, हमारे आइज की जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है, हमारे आइज में एक्वस ह्यूमर भरा हुआ होता है, इसमें क्या होता है, एक्वस ह्यूमर। अब जब ये ज़्यादा हो जाता है तो हमारे आइज़ पे बहुत प्रेशर लगने लगता है, जिसकी वजह से हमारे आइज़ में पेन होता है। तो इस एक्वस ह्यूमर को ये क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं, जिससे ये जो प्रेशर है ये कम होता है और हमारी आइज़ बेटर फील करती हैं। फिफ्थ है इंक्रीज इन एलडीएल एंड डिक्रीज इन एसडीएल, यानी कि ये क्या करती हैं, हमारे जो कोलेस्ट्रॉल है उसको में भी कुछ छेड़छाड़ करती हैं एलडीएल और एसडीएल से, जिसको हम आगे कोलेस्ट्रॉल वाले चैप्टर में आपको एक्सप्लेन करेंगे। सिक्स्थ है यूट्रस रिलैक्सेंट, यूट्रस रिलैक्सेंट हमने ये भी पढ़ी लिया कि ये हमारे प्री मैच्योर लेबर को प्रिवेंट करते हैं। सेवेंथ है इट ऑल्सो एक्ट एज लोकल एनेस्थेटिक एक्शन, हमारे प्रोप्रेनोलॉल में हमारे क्या कुछ लोकल एनेस्थेटिक एक्शन भी देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी के साथ इस वीडियो खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बीटा ब्लॉकर्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखेंगे और शुरू करेंगे अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम होगा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। Stay tuned to Pharmacy India and thank you very much.